हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं उत्साह और अट नहीं रही कविताओं के प्रश्न उत्तर। तो सभी बच्चे जो इस क्लास में मौजूद हैं, लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें और इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। बीच में से क्लास बंक करने की कोशिश ना करें। जैसे ही आप क्लास बंक करते हैं या आपका ध्यान इधर से उधर होता है, वैसे ही कुछ इम्पोर्टेंट आपके दिमाग से निकल जाता है। इसलिए क्लास को पूरा अटेंड करना है और लाइक का बटन दबाना है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं उत्साह कविता के प्रश्न अभ्यास का। पहला प्रश्न, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? कवि बादलों से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादलों की फुहार या रिमझिम मनुष्य मधुर भावनाएं जन्म लेती हैं। कवि बादलों से बरसने की जगह पर गरजने के लिए कह रहा है क्योंकि बादल जब बरसते हैं तो उससे लोगों के मनों में बहुत शीतलता आ जाती है, उन्हें शांति मिलती है और वो आराम करने की सोचते हैं। लेकिन कवि बादल को गरजने वाला कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है गरजने के लिए क्योंकि वो चाहता है कि जो लोग उदास हैं, मायूस हैं, आलस में बैठे हुए हैं, वो उठ खड़े हों और किसी नए काम का सृजन करें, कोई नया काम शुरू करें। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? या फिर निराला द्वारा रचित कविता उत्साह के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको ये बताना है कि जो इन्होंने उत्साह रखा है इस कविता का शीर्षक यानी नाम, वो क्या नाम सार्थक है, सही है, अर्थवान है, उसका सही अर्थ निकल रहा है। उत्तर में हम कहेंगे उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब होता है किसी को पुकारना। तो उन्होंने ए बादल गरजो इस तरह की बात कही है, उसमें बादलों गरजो और पीछे एक्सक्लामेटरी साइन लगा हुआ है जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं हिंदी में, ये वाला साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि कवि बादलों को पुकार रहा है। आह्वान गीत का मतलब होता है किसी को पुकारना, जो बादलों को संबोधित करके लिखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि बादल वर्षा करके पीड़ित और प्यासे मनुष्य की उम्मीदों को पूरा करके उनके जीवन में आशा, उत्साह और नई चेतना का संचार करते हैं। बादलों के बरसने से संपूर्ण सृष्टि उत्साहित एवं आनंदित हो जाती है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। तीसरा प्रश्न, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, बादल पीड़ित प्यासे जन की इच्छा को पूरा करने की ओर संकेत करता है। दूसरा, बादल मनुष्य जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है। तीसरा, बादल मनुष्य का उत्साह एवं संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। बादल मनुष्य का उत्साह बढ़ाता है और उसे जीवन के उलझनों से संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में नवीनता और परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहा जाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छाट कर लिखिए। पहले तो आप प्रश्न को समझ लीजिए कि अगर कविता में कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनको जब हम पढ़ते हैं तो उनसे कोई ध्वनि पैदा होती है, आवाज़ पैदा होती है, तो इसलिए उन शब्दों को नाद सौंदर्य कहते हैं। नाद का मतलब भी होता है आवाज़, इसलिए उन्हें नाद सौंदर्य कहते हैं। तो उत्साह कविता में भी क्या कोई ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हम पढ़ें तो हमें लगता है कि कोई आवाज़ आ रही है, उनमें से कोई वो ध्वनि पैदा कर रहे हैं। उत्साह कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न करने वाले निम्नलिखित शब्द हैं। घेर घेर घोर गगन। तो घेर घेर घोर गगन जब हम बोलते हैं तो इनसे एक आवाज़, घेर बोलने से ही आप बोल के देखिए, प्रोनाउंस करके देखिए इसे घेर घेर को, तो आपको लगेगा कि एक गर्जना आपके मुंह से ही निकल रही है। ललित ललित काले घुंघराले, ये शब्द ऐसे हैं जिनसे आवाज़ निकलती है। बाल कल्पना के से पाले, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, शीतल कर दो बादल गरजो।
तो ये सारी पंक्तियों में जो भी शब्द हैं ये ऐसे शब्द हैं जिनसे नाद सौंदर्य पैदा होता है। उत्साह कविता के रचना और अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न है, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही कभी किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो इस प्रश्न को देखकर ही आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न हमारे एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसका उत्तर भी यहाँ नहीं लिया है और सीधे तौर पर लिखा है कि विद्यार्थी इसका उत्तर स्वयं लिखें। तो ये प्रश्न शायद आप क्लास में भी आपको करवाया जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। हाँ, ये कोई प्रतियोगिता हो सकती है, आपके स्कूल में ऐसी कोई प्रतियोगिता कराई जा सकती है जिसमें आपसे कहा जाए कि स्वरचित कविता लिखिए, तो उसके लिए है ये। जो बच्चे कविता लिखने में इंटरेस्टेड हो वो लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अट नहीं रही है कविता का पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बैठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है? तो पहले प्रश्न समझ लीजिए कि क्या कहा है कवि ने। कवि कहता है कि छायावाद एक हिंदी साहित्य में एक युग था जिसमें कवियों ने छायावादी कविताएं करनी शुरू की। छायावाद मतलब मन की छाया कविता में दिखाई देगी, मतलब मन में जो विचार आया उसकी कविता। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि छायावाद में जो कविताएं लिखी गई थी उन कविताओं की एक विशेषता थी कि दुनिया से सामंजस्य बिठाना, मतलब कि हमारे मन में जो चल रहा है उसे हम दुनिया के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं। तो कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि वाकई ये छायावादी कविता है? कविता की निम्न पंक्तियां हैं जिनको पढ़कर हमें लगता है कि हाँ ये छायावादी कविता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ये कोरी कल्पना है कवि की कि कवि फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि इतनी सुंदरता है धरती पर कि कहीं पर ये सुंदरता जो खुशबू है वो कहीं सांस ले रही है, मतलब एक जगह पर फूल है, खुशबू है और उस खुशबू से सारा इलाका, पूरा इलाका भरा हुआ है और इतनी खूबसूरती दिखाई दे रही है पृथ्वी में कि हमारा मन आसमान में उड़ने को कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे पर लग जाएं, पंख लग जाएं और हम उड़ते फिरें। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, मैं जिधर भी आंख अपनी नज़र दौड़ाता हूं मुझे हर तरफ सुंदरता दिखाई दे रही है। तो ये प्योरली लेखक के मन की बातें हैं कि वो जहाँ कहीं भी आंख दौड़ा रहा है तो उसे सुंदरता दिखाई दे रही है और उसका मन आसमान में उड़ने के लिए कर रहा है। तो उसने उसके मन में जो उठ रहा था ना कि मेरा मन कर रहा है उड़ने के लिए, अपने मन की बातों को उसने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जोड़ दिया कि मन उड़ने का कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि धरती बहुत खूबसूरत है। तो इसे कहते हैं छायावादी कविता। अगला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट क्यों नहीं रही है? अभी पहले प्रश्न के उत्तर में ही आया था कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। तो ऐसा क्यों है भाई, आंख हटा रहा है तो हट क्यों नहीं रही है? क्या हो गया ऐसा? तो चारों ओर फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है जिसे देखकर प्रकृति बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। इस समय डालियां कहीं लाल हैं तो कहीं हरे पत्तों से भरी हुई हैं और उन पर फूल खिले हुए हैं। और ऐसा सौंदर्य एक जगह पर नहीं है, पूरी धरती पर ऐसा सौंदर्य, क्योंकि फागुन का महीना चल रहा है और फागुन के महीने में हर जगह पर खूबसूरती होती है। इसीलिए कवि कहता है कि मैं अगर नज़र हटाना भी चाह रहा हूँ तो इस खूबसूरती से हट नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वो जिधर भी देखे खूबसूरती उधर ही है, तो नज़र हटेगी भी कैसे? अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? कवि ने कहा कि प्रकृति व्यापक रूप से सुंदर, मतलब पूरी भरी हुई है वो। तो किस रूप से हमें पता चलता है कि व्यापकता है, प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किया गया है? पहला है, फागुन की प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव नए नए लाल हरे पत्तों फूलों के रूप में चारों ओर समाया हुआ है। पहला तो प्रकृति की व्यापकता, मतलब प्रकृति बहुत सुंदर लग रही है। तो इस पंक्ति से पता चलता है, कवि ने लिखा है कि जो पेड़ों की डालियां हैं वो लाल और हरे पत्तों से भरी हुई हैं। दूसरा, प्रकृति में चारों ओर खुशी है, उल्लास है और सुंदर प्रकृति से कवि का मन भी खुश हो गया और उसका मन आकाश में उड़ने के लिए कर रहा है। तीसरी पंक्ति कवि ने लिखी है कि उसका मन इतना प्रसन्न हो गया है कि वो अपनी नज़रें अगर हटाना चाह रहा है तो उसकी नज़रें नहीं हट रही हैं। तो इन तीनों पंक्तियों से दिखाई देता है कि प्रकृति व्यापक रूप से सुंदर है, प्रकृति की पूरी व्यापकता दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो
फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से अलग होता है? भिन्न का मतलब है अलग, तो बाकी ऋतुओं से अलग होता है, ऐसा फागुन में क्या होता है? फागुन में मौसम बहुत सुहावना होता है। आजकल फागुन का ही महीना चल रहा है, आपने देखा होगा मौसम बहुत अच्छा है, ना सर्दी है ना गर्मी है। प्रकृति इस समय धरती को हरा भरा कर देती है। अभी अभी वसंत ऋतु चल रही है, तो धरती वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, नए पत्ते आते हैं पेड़ों पर, चारों ओर फूल खिल रहे हैं, सभी दिशाएं सुगंध से भरी हुई हैं। प्रकृति की सुंदरता को देखकर मनुष्य, पशु पक्षी सभी का मन खुश हो गया है। ये सब कुछ सिर्फ फागुन के महीने में होता है, साल भर में किसी और महीने में इतनी सुंदरता धरती पर नहीं होती है, तो यही फागुन के महीने में अलग होता है। अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। काव्य शिल्प क्या होता है? काव्य का मतलब है कविता और शिल्प का मतलब है कविता को लिखने का तरीका, जो जिस तरीके से उन्होंने लिखा है उसकी विशेषताएं बताइए। निराला ने अपनी कविताओं में शिल्प संबंधी नए नए प्रयोग किए हैं। उनकी कविताओं में जहां एक और श्रृंगार रस है, श्रृंगार आप समझते होंगे, वहीं दूसरी ओर ओज का स्वर भी है। श्रृंगार में प्रेम की कविताएं होती हैं, प्रेम रस है ये, और दूसरी ओर ओज, ओज का मतलब है तेजस्वी, पराक्रमी स्वर है। संगीतात्मकता, संगीतात्मकता है मतलब उनकी जो कविताएं हैं वो संगीतात्मक है, यानी कि उनमें से एक तरह का म्यूजिक निकलता है उनकी कविताओं में से। उन्होंने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनकी कविताओं में हिंदी भाषा है जो कि हिंदी भाषा का खड़ी बोली रूप है, और तत्सम शब्द हैं, यानी कुछ संस्कृत के शब्द लिए गए हैं। अनुप्रास, उपमा और मानवीकरण अलंकारों के प्रयोग से कविता का सौंदर्य बढ़ गया है। अगला प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति से होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। आजकल होली चल रही है, होली के आसपास मौसम सुहावना हो जाता है, सर्दी कम हो जाती है, हल्की हल्की हवा चलती है, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, खेतों में हरियाली छाने लगती है, फसलें पकने लगती हैं, किसान अपनी पकी हुई फसलों को काटकर खलिहानों में ले आते हैं और बहुत खुशी होती है चारों तरफ, क्योंकि किसानों की मेहनत फली है इस वक्त, तो वो बहुत ही खुश होते हैं। इस तरह के बहुत सारे परिवर्तन प्रकृति में दिखाई देते हैं फागुन के महीने में होली के आसपास। तो ये था उत्साह और अट नहीं रही है कविता के प्रश्न उत्तर। इसमें मैंने रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न को भी इंक्लूड किया है जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों को छोड़ दिया जाता है ये मान करके कि ये प्रश्न बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे और बच्चों को खुद से करने हैं, लेकिन ये प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। आप पिछले कई सालों के अगर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें बोर्ड क्लास के, तो आपको पता चलेगा कि रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चंस भी बोर्ड क्लास में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सभी प्रश्नों को इसमें लिया है। आपने अगर क्लास को ध्यान से अटेंड किया है तो अब आप सारे प्रश्नों के उत्तर खुद से भी लिख सकते हैं, आपको इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखना ना भूलें। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thank you for watching Durgapal ma'am की class. Please like, share, subscribe and don't forget to drop a lovely comment.